वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2008 में आई मूवी रॉक एंड रोला को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम एक्शन मूवी है और इसके लीड रोल में है आइड्रिस एल्बा, जेरल्ड बटलर और टॉम हार्डी। मूवी की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जो कि आर्की नाम के आदमी की है। आर्की कहता है कि मैं लेनी कोल नाम के आदमी के लिए काम करता हूँ और लेनी कोल बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है और वो लीगल और इलीगल दोनों तरह के काम करता है। इवन उसने काफी सारे अथॉरिटी वालों को खरीद रखा है, जिसकी मदद से लेनी लोगों की प्रॉपर्टी को लूटता है और फिर उन प्रॉपर्टीज को अच्छे दामों पर बेचकर खूब पैसा बनाता है। और फिर ऐसे ही एक दिन आया जो कि लेनी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि उस दिन एक रशियन बिलियनर ने लेनी कोल को कॉन्टेक्ट किया था। असल में इस रशियन को एक प्रॉपर्टी चाहिए जिसे डेवलप करने की परमिशन लीगली तो नहीं मिल सकती, मगर ये काम लेनी कोल के लिए बाएं हाथ का खेल है। मगर लेनी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस रशियन का खूब सारा पैसा मारेगा और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस रशियन का नाम यूरी है। और जब लेनी और यूरी फेस टू फेस मिलते हैं तो लेनी यूरी को समझाता है कि यूरी को अपना काम करवाने के लिए लेनी की कितनी जरूरत पड़ने वाली है। और फिर लेनी इस काम के लिए 7 मिलियन यूरो की डिमांड करता है, जिसके लिए यूरी मान जाता है। मगर तभी लेनी को एक पेंटिंग दिखाई देती है जो लेनी को काफी पसंद आ जाती है। तो यूरी कहता है कि आप इस पेंटिंग को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख सकते हो और जब डील फाइनलाइज हो जाए तब तुम इस पेंटिंग को लौटा देना। इसके बाद जब लेनी अपनी कार में वापस लौट के आ रहा होता है तो आर्की उसे रिमाइंड करता है कि लेनी तुम्हें इन बड़े लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो लोग तुम्हारी अच्छे से ले लेंगे। मगर लेनी पर इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर से आर्की की नरेशन हमें सुनाई जाती है कि अगर यूरी को ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसके लिए यूरी को काफी सारा कैश चाहिए होगा और इतना सारा कैश तो सिर्फ स्टेला नाम की अकाउंटेंट ही अरेंज कर सकती है। मगर यूरी को ये नहीं पता कि उसकी अकाउंटेंट स्टेला अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करना चाहती है और ये काम बिल्कुल इलीगल होने वाला है। इसके बाद एंट्री होती है 2 स्मॉल टाइम क्रिमिनल की, जिनका नाम है वंटू और मम्बल्स, जिन्हें वाइल्ड बंच भी कहा जाता है। मगर वाइल्ड बंच में इनके अलावा एक और आदमी भी है जिसका नाम है हैंडसम बॉब, जिसको हम आगे देखेंगे। वंटू मम्बल्स को बताता है कि हमारी तूफानी आइटम ने मुझे कांटेक्ट किया था और वो कुछ बड़ा करना चाहती है। तो मम्बल्स कहता है कि उस लेडी को कांटेक्ट करके पूछो कि वो क्या चाहती है। नेक्स्ट डे वंटू स्टेला से मिलने जाता है तो स्टेला बताती है कि मैं ऐसे 2 अकाउंटेंट्स को जानती हूँ जो कि एक बैंक से 7 मिलियन यूरो विड्रॉ करने वाले हैं और इन्फो के हिसाब से उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी, तो तुम वो पैसा उड़ा लो और हमेशा की तरह मुझे लूट का 20% चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लेनी और आर्की एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जिसके हिसाब से जॉनी क्विड नाम का एक रॉकस्टार एक याच पार्टी में मारा जा चुका है। और खास बात ये है कि जॉनी लेनी का बेटा है। मगर लगता है कि लेनी को इस न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी रात लेनी को पता चलता है कि यूरी वाली पेंटिंग उसके ऑफिस से चोरी हो गई है और अब लेनी को पता है कि उसकी अच्छे से लगने वाली है, क्योंकि ये पेंटिंग यूरी की फेवरेट थी। तो लेनी जल्दी से ये काम आर्की को सौंप देता है। वेल ऑब्वियसली पेंटिंग को ढूंढने का काम। वहीं दूसरी तरफ यूरी के अकाउंटेंट्स 7 मिलियन यूरो पैसा लेकर निकलने लगते हैं, जिन पर वंटू और मम्बल्स नजर रख रहे हैं। तो जैसे ही इन दोनों को पैसा दिखता है, ये लोग अकाउंटेंट्स को डरा धमकाकर उनकी ही कार और पैसा लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद स्टेला को भी लूट में से अपना हिस्सा मिल जाता है। वहीं अब यूरी को भी इस डकैती की खबर मिल चुकी है और अब उसकी खिसकी हुई है। मगर फिर भी वो अपने आदमी से कहता है कि दोबारा से पैसे निकालो और लेनी को भेज दो, मगर इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस वक्त वंटू आर्की को कॉल करके बताता है कि पैसों का इंतजाम हो गया और पैसों को ले जाओ। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लेनी ने इन दोनों को पहले कभी ठग रखा है और बेचारों ने लेनी को ही 2 मिलियन यूरो और देने हैं। इसके बाद आर्की थिंक टैंक नाम के आदमी से मिलने जाता है और कहता है कि मैं एक पेंटिंग ढूंढ रहा हूँ जो कि लेनी कोल के घर से चोरी हुई है। असल में थिंक टैंक एक इंफॉर्मेशन डीलर है जिसके जासूस शहर के हर कोने में फैले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वाइल्ड बंच का अड्डा दिखाया जाता है जो कि इन सभी क्रिमिनल्स का हाइड आउट है। और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं और यही आदमी हैंडसम बॉब है। मगर ये बेचारा काफी दुखी है क्योंकि उसे 5 साल की जेल होने वाली है। असल में इस बेस में एक ट्रेटर है जो कि अक्सर पुलिस को इन क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन लीक करता रहता है और उसी ने बॉब की इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाई है। इसके बाद हमें एक गजब की बोट दिखाई जाती है जो कि यूरी की है और बोट पर यूरी स्टेला को सिड्यूस करने का ट्राई कर रहा है, मगर स्टेला जरा तूफानी टाइप है तो वो यूरी को इग्नोर कर देती है। यूरी फिर कहता है
कि हमें 7 मिलियन यूरो की और जरूरत है, तो मिस स्टेला अपना जलवा दिखाओ और टैक्स फ्री कैश इकट्ठा कीजिए। असल में गैस ये पैसा यूरी का ही है, मगर उसे इकट्ठा करना, वो भी कैश में, ये काम स्टेला का है। वहीं हमें बॉब और वंटू दिखाए जाते हैं, जहाँ पर बॉब बहुत दुखी है क्योंकि कल वो किसी जेल में सड़ रहा होगा। वंटू बॉब से कहता है कि फिक्र मत करो मेरे भाई, हमने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, आज एंजॉय करो और कल सुकून से जेल जाइयो। मगर बॉब कहता है कि मुझे पार्टी में स्ट्रिपर्स नहीं चाहिए, मुझे तो तुम पसंद हो। और ऐसा सुनते ही वंटू की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि अब उसे खतरा महसूस हो रहा है। वंटू बॉब को समझाने की कोशिश करता है कि बॉब तुम स्मार्ट हो तो लड़की वड़की पटाओ, क्या मेरी दुकान के पीछे पड़े हो। मगर बॉब कहता है कि मैं 5 साल के लिए अंदर जाने वाला हूँ और शायद इतने साल हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो अपने फ्रेंड को इतना दुखी देखकर वंटू पूछता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। वहीं दूसरी तरफ थिंक टैंक आर्की से जाकर मिलता है और उसे पेंटिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लैनी के आदमी 2 लड़कों को पकड़ लेते हैं और काफी टॉर्चर करने पर एक लड़का बता देता है कि पेंटिंग को जॉनी ने चुराया है और उसने पेंटिंग चुराकर मरने का नाटक किया है और असल में जॉनी लैनी का बेटा है। इसके बाद आर्की बोलता है कि लैनी, ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारे बेटे को हंट करना होगा। मगर लैनी भड़कते हुए बोलता है कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो तो मेरी एक्स का बेटा है और वो मरे या जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे हर हालत में वो पेंटिंग वापस चाहिए। इसके बाद लैनी आर्की से कहता है कि जॉनी के दोनों मैनेजर को ढूंढो, वही लोग जॉनी का पता बता सकते हैं। इसके बाद हमें एक स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जॉनी के मैनेजर माइकी और रोमन दिखाए जाते हैं। माइकी न्यूज़पेपर पढ़कर काफी सरप्राइज्ड है कि रॉकस्टार जॉनी मारा गया, मगर रोमन कहता है कि फिक्र मत करो, इस साल में जॉनी 3 बार मर चुका है, मगर हर बार वो वापस लौट आता है और वो ढक्कन कहीं न कहीं छुपा हुआ होगा। वहीं जॉनी मस्त तरीके से गाना गा रहा है तो उसे 15 साल पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है जहां वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मगर उसका स्टेप फादर लैनी उसे इंटरप्ट करके बोलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मगर मैं फिर भी तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ, तो मेरा एहसान मानो और ये गाना बजाना छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दो। मगर जॉनी को इस सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से अपना भोंपू बजाने लगता है। इसके प्रेजेंट में जॉनी और उसके फ्रेंड ड्रिंक करने जाते हैं, मगर कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं। तो जॉनी अपनी पेंसिल निकाल लेता है, जिसे देखकर गुंडे डर जाते हैं। शायद इन गुंडों ने जॉन विक देखी होगी, तभी तो ये लोग इस पेंसिल से इतना डर रहे हैं। वहीं माइकी और रोमन के स्टूडियो में आर्की और लैनी पहुंच जाते हैं। लैनी बोलता है कि हम जॉनी से मिलने आए हैं और मुझे मालूम है कि जॉनी जिंदा है और वो मेरी बेशकीमती पेंटिंग को बेचने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी जल्दी बको जो भी तुम जानते हो, वरना हम लोग तुम्हारी और तुम्हारे स्टूडियो की एक बराबर कर देंगे। वहीं अगले दिन वंटू अपने अड्डे पे पहुंच जाता है और वो काफी अपसेट है। तो मम्बल पूछता है कि आज बॉब की कोर्ट हियरिंग थी, तुम उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। तो वंटू बोलता है कि कल मेरा बॉब के साथ कुछ मैटर हो गया था और उसने मुझे प्रपोज किया था, मगर मैंने डिस्गस्टिंग टोन में उसे काफी कुछ कह दिया। मगर तभी वंटू को एहसास होता है कि यहाँ पर सभी लोग पहले से जानते हैं कि बॉब एक गे है। इसके बाद बॉब यहाँ आकर सभी को बताता है कि मैं केस जीत गया और अब मैं फ्री हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ कोर्ट में एविडेंस पेश ही नहीं किया गया, तो मेरा जुर्म प्रूव नहीं हो पाया और अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। इसके बाद वंटू को तूफानी स्टेला का कॉल आता है जो बोलती है कि यूरी फिर से 7 मिलियन कैश ट्रांसफर करने वाला है, तो अपने काम पे लग जाओ और एज ऑलवेज मुझे मेरा हिस्सा टाइम से मिल जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूरी का आदमी विक्टर एक आदमी को हायर कर लेता है ताकि वो यूरी के पैसों को गार्ड कर सके। वहीं दूसरी तरफ यूरी लैनी से बोलता है कि जब से तुम्हें मैंने अपनी लकी पेंटिंग दी है तब से मेरे दिन काफी अनलकी चल रहे हैं और अब मुझे मेरी पेंटिंग वापस चाहिए। और ऐसा सुनकर लैनी काफी घबराने लगता है। वहीं वंटू और उसका गैंग एक पार्टी में पहुंच जाते हैं और वैसे ये पार्टी स्टेला के हस्बैंड ने रखी है। इसके बाद वंटू और तूफानी स्टेला अलग तरह का डांस करने लगते हैं, जहाँ पर स्टेला उसे पैसा ट्रांसफर करने का टाइम और प्लेस बताने लगती है। और इसी टाइम स्टेला का हस्बैंड मम्बल्स के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ और मुझे तुम्हारी क्राइम गैंग में मौजूद इन्फॉर्मर का नाम पता है और वो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी और हैंडसम बॉब की डेट फिक्स करनी होगी। यानी स्टेला का हस्बैंड सिर्फ नाम का हस्बैंड है और उसकी नजर अपनी बीवी से ज्यादा हैंडसम मर्दों पे रहती है, यानी कि वो एक गे है। और यही सब बातें मम्बल्स बॉब को भी बता देता है, तो वो स्टेला के हस्बैंड के साथ सेटिंग करने लगता है। इसके बाद वंटू और मम्बल्स अगली लूट के लिए प्लानिंग करने लगते हैं, तो मम्बल्स हैंडसम बॉब को भी अगली डकैती के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर वंटू इस सबसे कंफर्टेबल नहीं है। और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि वंटू नॉर्मल पर्सन है और तो और वो स्टेला को पसंद करता है।
मगर तभी वंटू को 2 दिन पहला इंसिडेंट याद आने लगता है जब बॉब ने वंटू से अपने साथ स्लो डांस करने के लिए कहा था और यही इंसिडेंट वंटू को हॉन्ट कर रहा है। मगर फिर मम्बल्स वंटू को बताता है कि जब तुम 2 साल के लिए जेल गए थे तब बॉब ने ही तुम्हारी बीमार माँ की केयर की थी। मम्बल्स कहता है कि बॉब येड़ा है मगर वो दोस्तों की केयर करता है। इसके बाद जब यूरी के आदमी दूसरी बार पैसा ले जा रहे थे तब उनकी कार को एक ट्रक टक्कर मार देता है। वहीं यूरी का आदमी विक्टर यूरी को बताता है कि हमारे आदमियों पर फिर से हमला हुआ है और ऐसा सिर्फ लेनी ही करवा सकता है क्योंकि वो एक जाना माना ठग है और लोगों को लूटना उसका पेशा है। और तो और वो आपकी पेंटिंग भी लौटा नहीं रहा है। इसके बाद वंटू लंगड़ाता हुआ तूफानी स्टेला तक पहुंच जाता है उसके हिस्से का पैसा देने। वंटू बोलता है कि इस बार मिशन और टारगेट की डिटेल में गड़बड़ थी। जब हमने पैसे वाली गाड़ी पे हमला किया तो उन अकाउंटेंट्स ने मुझ पर हमला किया और वहाँ पर मेरी अच्छे से पिटाई हुई। खैर फिर भी हम लोग पैसा वाला बैग चुराकर भागने में कामयाब हो गए मगर हम पर उन लोगों ने फिर से हमला किया था और इस बार उनके पास हथियार भी थे तो हम लोगों की और पिटाई हुई और अगर हमारे साथ बॉब ना होता तो हम लोग आज मर चुके होते। मगर फिर भी उन दोनों आदमियों ने मेरा पीछा किया जबकि मेरे साथी मस्त बचकर निकल गए और मैं ही जानता हूँ मैं बचकर कैसे आया हूँ। और आज के बाद हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे। हम छोटे मोटे चोर उचक्के हैं और ये बड़े हाथ मारना हमारे बस का नहीं है। और जब वंटू और उसका गैंग यहाँ से जा रहे थे तब यूरी के आदमी उन्हें देख लेते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने वंटू और उसके गैंग का पीछा किया था। इसके बाद लैनी को एक काउंसलर कांटेक्ट करके बोलता है कि लैनी अब मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। जो जगह तुम्हें चाहिए उसे पास कराना इलीगल है। इसमें बहुत खतरा है। मगर लैनी काउंसलर को धमकाते हुए बोलता है कि अब तक मैंने जो भी काम करवाने के लिए तुम्हें घूस दी है उस सब का रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं जब चाहूँ तुम्हें फंसा सकता हूँ और तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। असल में ये लोग उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो कि यूरी को चाहिए। इसके बाद यूरी लैनी को गोल्फ खेलने बुलाता है और कहता है कि जब भी मैं पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्यों क्या कहते हो लैनी? तो लैनी गुस्से में बोलता है कि तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो और तो और तुम ये भी भूल रहे हो कि ये मेरा टाउन है और मैं यहाँ का डॉन हूँ और यहाँ पे वही होता है जो मैं चाहता हूँ। तो तुम अपनी हद में रहकर ही मुझसे बात करो। मगर विक्टर लैनी को गोल्फ स्टिक से बुरी तरह से पीटने लगता है और फिर विक्टर लैनी के हाथ पैर तोड़ देता है। यूरी लैनी से बोलता है कि मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए वो भी सही सलामत वरना तुम मरोगे। वहीं दूसरी तरफ बॉब को तूफानी स्टेला के हस्बैंड का कॉल आता है। वो बोलता है कि इन्फॉर्मर से रिलेटेड मैंने एविडेंस और पेपर वर्क इकट्ठा कर लिया है। तुम जब चाहो तब इन्हें ले सकते हो। और इसी टाइम जॉनी का दोस्त पीट 2 और नशेड़ियों को अपने अड्डे पे ले आता है और शायद ये नशेड़ी कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। मगर जॉनी पीट को अकेले में ले जाकर बोलता है कि इन दोनों को भगा दो यहाँ से। मगर जब ये लोग वापस लौट कर आते हैं तब तक वो नशेड़ी यहाँ से भाग चुके थे और स्पेशल पार्ट वो नशेड़ी यूरी की पेंटिंग को भी चुरा कर ले गए थे। इसके बाद ये दोनों नशेड़ी सीधा वाइल्ड बंच के अड्डे तक पहुँच जाते हैं और वो लोग वंटू के दोस्तों को वो पेंटिंग बेच देते हैं और फिर ये लोग इस पेंटिंग को वंटू को गिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद आर्की को थिंक टैंक का कॉल आता है। वो कहता है कि वो पेंटिंग मिल गई है और तो और मुझे ये भी पता चल गया है कि यूरी का पैसा कौन चुरा रहा है। इसके बाद तूफानी स्टेला वंटू के घर जाते हैं और ये दोनों कुछ तूफानी करते हैं। इसके बाद वंटू स्टेला को वो पेंटिंग दे देता है एज अ टोकन ऑफ लव। इसके बाद वंटू को बॉब का कॉल आता है जो बोलता है कि मुझे इन्फॉर्मर की डिटेल मिल चुकी है। ये वही इन्फॉर्मर है जिसकी वजह से हम सभी लोग एक एक बार जेल जा चुके हैं और उसका नाम सिडनी शॉ है जो कि इन्फॉर्मर का फेक नेम है। वहीं दूसरी तरफ थिंक टैंक से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आर्की सीधा लैनी के पास जाता है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि विक्टर ने उसकी टांगे जो तोड़ी थी। आर्की लैनी को बताता है कि यूरी का पैसा वाइल्ड बंच चुरा रहा है। इसके बाद जब वंटू मस्त गाने सुन रहा था तब यूरी के गुंडे यहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और इसी वक्त जॉनी के दोनों टैलेंट मैनेजर जॉनी को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि चल भाई घर चल, तेरे पिताजी तुझे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जब आर्की और उसके गुंडे वंटू के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि 2 कच्छाधारी सांड म्यूजिक चलाकर नाच रहे हैं और बेचारा वंटू बंधा पड़ा है। तो आर्की कमेंट करता है कि तुम लोगों का तो हैवी टेस्ट है। और इसी वक्त मम्बल्स और बॉब वंटू के घर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद आर्की को जॉनी के मैनेजर्स का कॉल आता है जो बताते हैं कि जॉनी मिल गया मगर जॉनी ने ड्रग्स का ओवरडोज ले रखा है और अगर कुछ किया नहीं गया तो वो मर जाएगा। तो आर्की सोचता है कि शायद आज उसका लकी डे है जो सभी लोग एक साथ मिल गए। वहीं दूसरी तरफ यूरी तूफानी स्टेला के घर पहुंच जाता है ताकि वो स्टेला को शादी के लिए प्रपोज कर सके। तो विक्टर यूरी को रिमाइंड करता है कि स्टेला भरोसेमंद लेडी नहीं है। इसके बाद अंदर जाकर यूरी स्टेला को प्रपोज करने ही वाला था कि उसे
अपनी पेंटिंग दिख जाती है। यूरी को लगता है कि स्टेला ने ही उसका पैसा और उसकी पेंटिंग चुराई है, तो यूरी विक्टर को कॉल करके बोलता है कि स्टेला को ठिकाने लगा दो। वहीं आर्की सभी लोगों को इकट्ठा करके एक जगह ले आता है। जॉनी पूछता है कि आर्की, हमें यहाँ क्यों ले आए हो? उस बुड्ढे को क्या चाहिए? तभी आर्की को 15 साल पुराना सीन याद आने लगते हैं, जब आर्की जॉनी को स्कूल से लेने जाया करता था। और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि आर्की जॉनी की बहुत परवाह करता है। इसके बाद प्रेजेंट में सभी लोग लैनी के टॉर्चर चैम्बर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लैनी की व्हीलचेयर देखकर जॉनी कमेंट करता है कि नाइस राइट डैड। लैनी बोलता है कि जॉनी, तुम बिल्कुल बेकार बच्चे हो। तुमने ही अपनी माँ को पागल करके उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था। तुम्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वंटू, मम्बल्स, बॉब, लैनी, आर्की सभी एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद जॉनी आर्की से बोलता है कि अंकल आर्की, आपको पता है आपकी इंफॉर्मेशन डैडी ने ही लीक की थी और उन्होंने ही आपको पुलिस के हवाले करके जेल पहुंचाया था। मगर जॉनी की बात पूरी होने से पहले ही लैनी जॉनी के पेट में गोली मार देता है। मगर जॉनी अभी भी जिंदा है, तो लैनी अपने एक आदमी से कहता है कि जॉनी को जल्दी से मार दो। मगर इसी समय पर बॉब बोलता है कि आर्की, मेरी पॉकेट को चेक करो। और जब आर्की ऐसा करता है तो उसे एक लिफाफा मिलता है, और ये लिफाफा बॉब को स्टेला के हस्बैंड ने दिया था। और इस लिफाफे में उस इन्फॉर्मर की डिटेल्स है जो कि कई साल से क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन लीक करके उन्हें पुलिस के हवाले करता आ रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर आर्की बोलता है कि इन डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक आदमी है जो कि कोर्ट जज और पुलिस वालों से मिला हुआ है, और जो अपनी सजा से बचने के लिए अपने दोस्तों को जेल भेजता आ रहा है। और ऐसा करके इन्फॉर्मर खुद तो क्राइम से बचता रहा, मगर उसके जानकार और दोस्त सभी जेल जाते रहे। और इन्फॉर्मर का नाम सिडनी शॉ है। आर्की बोलता है कि मैं 20 साल से तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ लैनी, तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही सिडनी शॉ हो, यानी तुम्ही ने हम सभी को धोखा दिया है। इसके बाद आर्की अपने आदमियों से कहता है कि वाइल्ड बंच को जाने दो। वहीं दूसरी तरफ जॉनी और उसके दोनों मैनेजर्स को मारने के लिए कहीं ले जाया जा रहा है, मगर मैनेजर जैसे तैसे करके गुंडों को मार देते हैं। मगर यहाँ से निकलने से पहले एक और गुंडा इन पर गन तान देता है, मगर वंटू पीछे से आकर गुंडे को नॉकआउट कर देता है और फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं आर्की लैनी की व्हील चेयर को एक केबल से बांधकर फिश टैंक में डाल देता है, क्योंकि लैनी ने आर्की को भी 4 साल के लिए अंदर करवाया था। और इसी के साथ लैनी नाम के ठग का दी एंड हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्की जॉनी से मिलने जाता है, जो कि अब काफी बदल चुका है। जॉनी कहता है कि मैंने अब ड्रग्स छोड़ दिया है। इसके बाद आर्की जॉनी को उसका वेलकम गिफ्ट दिखाता है, जो कि यूरी की फेवरेट पेंटिंग है। तो जॉनी बोलता है कि ये तो काफी एक्सपेंसिव लगती है। तो आर्की स्टाइल से बोलता है कि एक्सपेंसिव तो होगी ही, इस पेंटिंग के लिए एक रशियन को अपने हाथ पांव गंवाने पड़े हैं, यानी आर्की ने यूरी के हाथ पांव तोड़ दिए हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।